हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निशु क्लासेस। फ्रेंड्स, अब हम इसमें एक मॉडल टेस्ट पेपर करेंगे साइकोलॉजी का। ठीक है, तो उसमें ये कुछ क्वेश्चंस होंगे, 15-20 कुछ समथिंग क्वेश्चन होंगे जो आपके एस्टेट और सीटेट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, अब हम नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। विकास विशिष्ट से सामान्य, विशिष्ट से सामान्य का क्या मतलब होता है? विशिष्ट, जब हम किसी चीज़ को बताते हैं तो हमें उसे उदाहरण के सहायता से समझाना चाहिए। पहले उसका उदाहरण बताया जाए, उसके बाद उस सामान्य चीज़ पर आया जाए। तो विशिष्ट क्या है? उदाहरण है। और सामान्य क्या है? जिसके बारे में बता रहे थे। ठीक है, तो इसलिए जो विकास होता है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है 7 से 11 वर्ष। अनुभव, मूर्त अनुभव क्या होते हैं? जिन कामों को हम अपने हाथों से ही करके देखते हैं, जिनका हमने अनुभव कर लिया है। ठीक है, ऐसे प्रत्ययों से होती है। ये किस एज में होता है? ठीक है, जो सोच है वो अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों से होती है। मतलब हम बस जो चीज़ हमने अनुभव भी ना करी हो और उसका हमें पहचान हो जाए, ये सही नहीं है। तो जो चीज़ हम अनुभव कर चुके हैं वो क्या होती है? मूर्त। जो हमने अपनी आँखों से देखी हैं, जो हमने अपने शरीर से छुआ है जिनको, वो होती है मूर्त चीज़ें, जिन्हें हमने फील करा है। ठीक है, जिनका हमें अनुभव है। तो ऐसे जो प्रत्यय आते हैं बालक के अंदर, ऐसी जो सोच आती है वो किस एज में आती है? 7 से 11 वर्ष की एज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? बौद्धिक विकास, सामाजिक संचरण। फ्रेंड, जो सामाजिक संचरण है वो बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। और क्या क्या है? अनुभव है, संतुलनीकरण है, इनमें से कोई नहीं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अनुभव भी है, संतुलनीकरण भी है। ठीक है, जो सामाजिक संचरण है वो नहीं है इसका तत्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन किसने दिया था? पावलोव ने। किसने दिया था? पावलोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव को, कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सामाजिक अधिगम। जब हम दूसरे व्यक्ति को देखकर ही कोई चीज़ सीख रहे हैं, पर हमने किसी को देखा और उसी की कॉपी करी है हमने। ठीक है, हमने उसका कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं लिया, मतलब हमने खुद से नहीं करी वो चीज़, बस हमने देखा और तब करा। तो ऐसी लर्निंग को क्या बोला जाता है? सामाजिक अधिगम। क्योंकि जिस दूसरे व्यक्ति को हम देख रहे हैं, जिसकी हम कॉपी कर रहे हैं, वो कौन है? समाज में रहने वाला कोई व्यक्ति है। ठीक है, तो ऐसी जो लर्निंग होती है उसको सामाजिक अधिगम, सोशल लर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। अधिगम निर्योग्यता, ठीक है, लर्निंग के अंदर जो डिसेबिलिटी, जो डिसऑर्डर आता है वो क्या है? अवधान संबंधी बाधा विकार। ठीक है, अवधान संबंधी मतलब अगर हमारा ध्यान नहीं होगा तो ऐसा क्या है? एक विकार होता है जिसमें हमारा ध्यान लर्निंग के ऊपर नहीं होता। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा अवधान संबंधी बाधा विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? तो जन्मजात क्या नहीं है? आदत। आदत जो होती है फ्रेंड्स वो जन्मजात नहीं होती। जन्मजात क्या होती है? नींद। नींद, जो मनुष्य है वो जागेगा भी और सोएगा भी। जो मनुष्य है उसे प्यास भी लगेगी, भूख भी लगेगी, सब चीज़ें होंगी। जो व्यक्ति जो इस दुनिया में जीने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, नींद की, भूख की, प्यास की, तो ये आदतें क्या हैं? ये जन्मजात हैं जो हमें प्रकृति ने दी हैं। ठीक है, आदत को हम जैसा चाहें ऐसे रूप में ढाल सकते हैं, तो ये हमारी जन्मजात नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। अधिगम को कौन कौन से कारकों से प्रभावित किया जाता है? तो देखते हैं, संचार के साधन नहीं, समवयस्क समूह नहीं, अध्यापक नहीं, इनसे प्रभावित नहीं होता अधिगम। अधिगम प्रभावित होता है परिपक्वता और आयु। एक तो हमारी जो एज है, एज के साथ साथ हमारा आईक्यू लेवल बढ़ता है और हमारे अंदर क्या आती है? परिपक्वता आती है, जिससे हम अपने समय के साथ और अपनी आयु के साथ और अपनी मैच्योरिटी के साथ लर्निंग को प्रभावित करते हैं। तो ये प्रभावित करने का एक कारक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिगम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए। कितने? 45 घंटे। तो 2009 का एक अधिनियम चला था, शिक्षा का अधिनियम 2009, उसमें एक अध्यापक को कम से कम 45 घंटे पढ़ाना चाहिए, ये उनको निर्धारित किया गया था सप्ताह में। एक हफ्ते में 45 घंटे वो पढ़ाएगा ही बच्चों को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? तो इसका सही आंसर होगा अतिकल्पना। अतिकल्पना, कल्पना के अंदर जो कल्पना की जाती है उसको अतिकल्पना कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी जो युक्ति होगी उसको रक्षा तंत्र भी कहते हैं, जो संतोषजनक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर पार्कहर्स्ट ने बालकों के लिए कौन सी शिक्षा पद्धति दी थी? तो इसका जो सही आंसर है डॉल्टन प्लान। डॉल्टन प्लान जो था वो व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर पार्कहर्स्ट ने बालकों के लिए एक शिक्षा पद्धति बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? इदम। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती वो कहाँ पर होती है? हमारे इदम के अंदर होती है। ठीक है, ये इद, अहम, इदम, ये तीन वो दिए थे, सिगमंड फ्राइड की हैं, 3 युक्तियाँ हैं ये सिगमंड फ्राइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व एक बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है? ठीक है, व्यक्तित्व एक बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? किसके समान अर्थ में किया है गिलफर्ड ने? सृजनात्मक। किसके? सृजनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? वंशानुक्रम एवं वातावरण का। किसका योगदान है? वंशानुक्रम एवं वातावरण का। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था किसने? हिप्पोक्रेट्स ने। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? हिप्पोक्रेट्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को अपने विद्यार्थी को रखना चाहिए क्या? कार्य केंद्रित। क्या रखना चाहिए? कार्य केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत कौन सा है? स्किनर ने कौन सा अधिगम दिया था? कौन सा दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन है स्किनर का। किसका है ये कथन? स्किनर का। किसने दी है डेफिनेशन? स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? अब देखिए, अभिप्रेरणा किन किन चीज़ों से मिलती है और किससे नहीं मिलती? प्रोत्साहन मतलब मोटिवेशन से मिलती है, आवश्यकताएं नीड्स से मिलती है, अंतर्नोद, ठीक है, इनसे मिलती है। लेकिन रटन स्मृति, रटने से कोई भी हमें अभिप्रेरणा नहीं मिलती। रटना सबसे गलत चीज़ है, हमें चीज़ों को समझना चाहिए और इंटरेस्ट लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे समायोजन की विशेषता है सहनशीलता। क्या है अच्छे समायोजन की विशेषता? सहनशीलता। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है किस किस का? जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, पर्यावरण के साथ, उपरोक्त सभी। तो ये सभी के साथ है, व्यक्तित्व का समायोजन सभी के साथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, TAT मतलब टैट परीक्षण में कार्ड की संख्या होती है। TAT इसमें होती है कार्ड की संख्या 30। कितनी होती है? एक टेस्ट होता है, उसके अंदर कार्डों की जो संख्या होती है वो 30 होती है। पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के किस चर में आता है? ये मध्यस्थ चर में आता है। किस में आता है? मध्यस्थ चर में। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? तो कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? उपलब्धि प्रेरक। कौन सा? उपलब्धि प्रेरक। नेक्स्ट, अंधे बालकों को शिक्षण देने की सबसे अच्छी पद्धति है ब्रेल लिपि। अंधे बच्चों को जो एजुकेशन दी जाती है किस लिपि के द्वारा दी जाती है? ब्रेल लिपि द्वारा। एक कागज़ जैसी चीज़ें होती हैं, उसमें छेद होते हैं, उसके द्वारा उन्हें पढ़ाया जाता है। बुद्धि के पदानुक्रम महत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किन्होंने किया? बर्ट और वर्नर ने। किसने किया? बर्ट और वर्नर ने। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? प्रतिभाशाली। किस श्रेणी में रखेंगे? प्रतिभाशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्लेक्सिया नामक विकार का संबंध है पठन विकार से। किससे संबंध है? पठन विकार से। एक अध्यापक किसी समूह से समुदाय आधारित व्यक्तिगत भिन्नता को समझ सकता है तो किससे? भाषा और अभिव्यक्ति के आधार पर। हम किसी समुदाय में जाएंगे और वहाँ की हम भाषा और व्यक्तित्व अभिव्यक्ति देखेंगे, किस तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ की भाषा शैली क्या है, उनका कल्चर क्या है, उसी से हम उनकी भिन्नताओं को समझ सकेंगे। तो फ्रेंड्स, ये 30 क्वेश्चन हो गए हैं।
देखिए कुछ मिस्टेक्स भी हो जाती हैं बीच बीच में बोलते वक्त, तो उनको ज़्यादा माइंड नहीं करना है। आपके सामने क्वेश्चन है, साथ में उनके आंसर है, उन पर टिक भी लग रखा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं और बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अब ये तो है नहीं कि थ्योरी पढ़ा पाऊँगी, थ्योरी नहीं हो पाएगी क्योंकि थ्योरी के लिए टाइम बहुत चाहिए और टाइम कम है एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से। तो कभी भी एस्टेट का एग्ज़ाम आ सकता है, तो आप इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कर लो, ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और कम से कम वीडियो को 2 या 3 बार वॉच करना, तो चीज़ें अपने आप आराम से याद हो जाएंगी। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, 10 या 11 मिनट की वीडियो है। देखो फ्रेंड्स, कुछ करने के लिए कुछ तो टाइम निकालना ही पड़ेगा आपको, और ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है जो आपको इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद वीडियो के साथ मिल रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको कोई बुक्स नहीं खोलनी, कुछ नहीं खोलनी। कई बार किताब पढ़ के भी व्यक्ति बोर हो जाता है, तो अब आप वीडियो लाइक उसको रील्स वगैरह को कम देखना और इसको ज़्यादा फोकस करना, तो आपके टेस्ट ज़रूर निकलेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।